नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय को लेकर के या जीवनी को लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि, लेखक और इतिहासकार हुए हैं। साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है और क्योंकि अभी हाई स्कूल परीक्षा के सिलेबस में भी ये इनकी जीवनी है और इनका एक जो पार्ट है उसको सम्मिलित किया गया है जिसका नाम मित्रता चैप्टर है। तो इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और हाई स्कूल के बच्चों के लिए जीवनी और उस चैप्टर से रिलेटेड व्याख्या, संदर्भ, इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो मैं आज यहाँ लेके उपस्थित हूँ, इससे उन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं। लंबी लंबी जीवनी लिखने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को लिखें जो आपको अच्छे नंबर दिला सकती हो और कुछ भी मत लिखिए, जो उनसे रिलेटेड है वो लिखिए और कोशिश करिए कि अच्छा लिखिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। देखिए, इनका जो जन्म है वो 1884 ईस्वी में बस्ती ज़िले के, बस्ती कहाँ है? बस्ती हमारा यूपी में पड़ता है। बस्ती ज़िले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बस्ती ज़िले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। अगला है, पिता का नाम इनका क्या था? तो पिता का नाम था इनका चंद्रबली शुक्ल। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। माता का नाम विभाषी शुक्ला। ये आपको पुस्तकों में नहीं दिया होगा, जो आपकी पुस्तक हैं, चाहे राजीव प्रकाशन की हो, चाहे आप लोग काका की यूज़ करते हो, उसमें बहुत किसी में भी माता का नाम इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि लेखक हों या कवि हों, उनके जब हम पिता के नाम को बताते हैं तो हमें माता के नाम को भी ज़रूर वहाँ मेंशन करना चाहिए। तो माता का नाम विभाषी शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापक। ये इन्होंने अध्यापन किया था। कहाँ के अध्यापक रहे थे? तो ये मिर्ज़ापुर में एक स्कूल था, वहाँ पे ये चित्रकला में इन्होंने अध्यापन किया था। क्यों किया था उसका रीज़न देखिए, अभी नीचे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन्होंने एक संपादन भी किया था। संपादन किया था इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा का। ठीक है, इस पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था, काशी नागरी प्रचारणी सभा। अब देखिए, इनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, जो बच्चे जीवनी लिखते हैं वो एक तो या तो सीधे एकदम पैरा में लिखते चले जाते होंगे। कोशिश करिए कि आज के बाद जो भी जीवनी आप लिखें उसको एक बॉक्स की तरीके बना करके लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो एक ऐसा बॉक्स जिसमें जीवन परिचय की सारी चीज़ें हों, जैसे कि जन्म है, पिता का नाम है, माता का नाम है, अध्यापक है, या जो इसमें उन्होंने जो भी काम किए हों, संपादन है, या उनकी रचनाओं को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका मेन जो जीवनी में होता है वो आप एक बॉक्स में एक तरफ लिख देंगे और बाकी बातें जो हैं वो आप नीचे लिख देंगे। इससे क्या होता है, जीवनी थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगती है और पढ़ने में अध्यापक को सुविधा भी होती है, क्योंकि मेन बातें जो होती हैं वो आपने ऊपर ही लिख दी होती हैं। तो एक तरीका है ये भी जीवन परिचय को देने का। तो इस तरीके बॉक्स बना करके उसमें लिख करके बाकी जीवन परिचय को आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नीचे देख लेते हैं। ऐसा बॉक्स आपको बनाना है और इसी बॉक्स के अंदर आपको जो डिटेल है मेन वो आपको इसके अंदर भरनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इनके पिता कानून गो थे, माता अत्यंत विदुषी महिला थी। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप मत देखिए। ये अध्ययन नहीं होगा, अत्यंत होगा, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत विदुषी महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पिता के पास हुई थी। यह गणित के विषय में कमज़ोर थे। ठीक है, किसके विषय में कमज़ोर थे? तो यह गणित के विषय में क्या थे? कमज़ोर थे, इस कारण आगे नहीं पढ़ सके। इंटरमीडिएट की शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से की, लेकिन परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। परीक्षा देने से पहले ही विद्यालय इनका छूट गया था। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, लेकिन यह नौकरी इनके स्वभाव की नहीं थी।
तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर नौकरी कर ली। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था इस वाली लाइन में कि इन्होंने अध्यापन किया है मिर्ज़ापुर के चित्रकला स्कूल में, चित्रकला के पद पे। तो क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने जो है मिर्ज़ापुर के न्यायालय में पहले नौकरी करी, क्योंकि इनके पिता कानूनगो थे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इन्होंने वहाँ नौकरी करी होगी। उसके बाद वो नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, और जब इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इनको काम करने पे अपनी संतुष्टि वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई, तो फिर इन्होंने मिर्ज़ापुर के ही एक मिशन स्कूल में चित्रकला, यानी कि जो आर्ट के टीचर्स होते हैं उनको, उनके जो अध्यापन कार्य होता है, अध्ययन कार्य होता है, उसके पद पे इन्होंने नौकरी कर ली। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। ये बातें मैं ऊपर भी मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा, बॉक्स बनाने से या ऊपर मेन बातें लिख देने से आपको लाभ ये रहेगा कि जब आप नीचे का अपना मैटर लिख रहे होगे तो ऊपर से ही मिलता जुलता मैटर रहता है। तो आप अगर भूल भी जाओगे तो ऊपर के जो की पॉइंट्स होंगे वो आपको नीचे का मैटर लिखने में सुविधा देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मेन टॉपिक्स ऊपर लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, इस दिग्गज साहित्यकार का सन 1941 में जो है स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु इस टाइम पे हो गई 1941 में। जन्म और मृत्यु 2 तारीख आपको मेन देखनी रहती हैं। जैसे कि 1884 में हमने देखा कि इनका जन्म हुआ, और एक होता है कब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, ये वाला सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम इनके निबंध, आलोचना, इतिहास, संपादन और इनकी जो है रचनाएं, कहानियां, इनको लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निबंध। इन्होंने 2 निबंध लिखे थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला चिंतामणि, जो कि 2 भाग में लिखा गया है, और दूसरा है विचार वीथी। इसके अलावा आलोचना, आलोचना इन्होंने लिखी है रस मीमांसा त्रिवेणी। जो त्रिवेणी है वो 3 लोगों के ऊपर आलोचनाएं हैं, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी है। जैसे कि सूरदास की आलोचना, तुलसी और जयसी। इनकी आलोचना नहीं की है, इनके जो कविताएं हैं, जिन्होंने पंक्तियां लिखी हैं, उनके ऊपर आलोचनाएं हैं। आलोचना करना होता है किसी एक लाइन का खंडन करना, तो आलोचना करी है। ठीक है, इतिहास क्या है इनका? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था, जो अपने आप में महाकाव्य है। उसके बाद संपादन, इन्होंने संपादन कर रखा था। तो संपादन किया था जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। आनंद कादम्बिनी भी इन्होंने करी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहानी इन्होंने एक लिखी थी जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। एक कहानी है इनकी जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। काव्य रचना, एक काव्य भी इन्होंने लिख रखा है, और जो काव्य है उसका नाम है अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध के ऊपर इन्होंने, जैसे रश्मि रथी में आपने देखा होगा, उन्होंने पूरे महाभारत का कर्ण और फिर अर्जुन सबकी बातें लिखी हैं। तो काव्य रचना में इन्होंने भी एक अभिमन्यु वध पर एक काव्य रचना करी है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य भाषाओं से, जैसे कि कोई पुस्तक है जो दूसरी भाषा में लिखी गई है, उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। उस पुस्तक का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो हिंदी में अनुवाद जिसका किसका किया है? मेघन स्तीस का भारतवर्षीय विवरण, उसके बाद आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध और बुद्ध चरित्र। ठीक है, अच्छा मैं बता देती हूँ, इसको, इन रचनाओं को याद करने का या इनको याद करने का आपका लाभ क्या हो सकता है। आप सबको पता होगा, 10th के बच्चों, 12th के बच्चों भी, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें कहानी पूछी जाती है, उपन्यास पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि निबंध वगैरह भी पूछी जाती, रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो अगर आप अपने जीवनी में इन सब की संपादन, जैसे कि और जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, ये सबको ऐड करेंगे, तो जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप तुरंत उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। 2 से 3 पेज जो आप रचनाएं, निबंध और आलोचना वगैरह रट के जाते हो, उससे बेटर है कि जब आप एक लेखक या कवि की जीवनी करो तो आप उस सारी चीज़ों को एक ही जीवनी में ऐड कर लो, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने का काम दोबारा ना करना पड़े। तो नेक्स्ट देखते हैं,
एक पूछा जाता है कि इनका साहित्य में स्थान क्या है। शुक्ल जी के बाद कोई नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा कोई लेखक नहीं हुआ, कवि नहीं हुआ जो शुक्ल युग की धारणा को बदल सके। शुक्ल जी के बाद ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं जो उनके नाम को चेंज कर सके। एक पूरा एरा उनके नाम पे है, शुक्ल से शुक्लोत्तर युग, एक पूरा एरा उनके नाम पर चला है। ठीक है, उसके बाद जो और भी लेखक आए और भी कवि आए तो वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके आगे उन्होंने उस नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन एक पूरा एरा, एक पूरा इतिहास शुक्ल जी के नाम पर लिख दिया गया। तो साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो यह हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। देखिए, इनका साहित्य में स्थान, एक बार अगर ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई ना तो पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति हृदय से कवि है, हृदय से कवि यानी कि कविता में बात को कहने वाला, यानी कि उसके हृदय में संगीत है। मस्तिष्क से आलोचक, मस्तिष्क से आलोचक का मतलब है कि तर्क करने वाले, किसी भी बात को ऐसे ही ना मान लेने वाले, तर्क करने वाले और तर्क के साथ जवाब देने या लेने के इच्छुक। जीवन से अध्यापक, अध्यापक क्या होता है? अध्यापक वो होता है जो गुरु की पदवी संभालता है। वैसे अध्यापक और गुरु में विच्छेद है। गुरु जिसको कुछ नहीं सीखना है, अध्यापक जो सीखता रहता है। ठीक है, आजकल के अध्यापक भी विद्यार्थी हैं। तो साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य स्थान से मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो या सिर पर हो, मस्तिष्क पे हो। ठीक है, यानी कि जिसको हम अपना सके। तो साहित्य में इनका जो है मूर्धन्य स्थान है। एक थॉट मैंने इनका यहाँ पे लिया है, इसको आप ज़रा देखिएगा। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। सामर्थ्य माने जो कैपेबल इंसान होगा, जिसके पास ताकत होगी, शक्ति होगी कुछ भी करने की, उसका सामर्थ्य होता है। तो श्रद्धा अगर आपकी किसी के प्रति रहेगी, ठीक है, श्रद्धा का भाव अगर, नमस्ते का भाव किसी के प्रति आपके अंदर रहेगा तो वो किसके प्रति होगा? जो सामर्थ्यवान है। लेकिन दया का भाव आपके दिल में हमेशा उसी व्यक्ति के लिए आएगा जो असामर्थ्य है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य माने बल होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फ़ोटो है, ये मैंने लगा दी है ताकि आप लोग कभी इनको कहीं देख करके ना कहें कि ये कौन है। ठीक है, तो ये फ़ोटो को देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है। जीवनी आपको इसी तरीके करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, और इसके बाद मित्रता चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी, और ऐसे हिंदी की सीरीज़ आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।